दयारे फ़न में जहाँ मंजिलें भी फ़र्ज़ी हैं, तमाम उम्र भटकने का हौसला चाहिए। इस भटकाव में जो मंजिल नज़र आती है, हमारे लिए, आपके लिए वो मंजिल आज है मंच संचालन की, एंकरिंग की, अनाउंसमेंट की। इसमें हमारे गुरुवर डॉक्टर मोहित गुप्ता की एक पुस्तक आई है, मंच संचालन एक साधना। आज हम उनसे मुलाकात करने पहुँचे हैं, उनकी इस यात्रा के बारे में भी, ताकि हम इस पुस्तक को बिना खोले भी जान पाएँ और इसमें पढ़ के जो हमें सीखने को मिलने वाला है उसके बारे में भी थोड़ा उनसे जान पाएँ, परिचय ले पाएँ। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर मोहित गुप्ता का। उनकी ये साधना जो वर्षों की साधना है, एक पुस्तक के रूप में आ रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपका धन्यवाद करते हैं इस पुस्तक को लिखने के लिए। धन्यवाद प्रवीण। और आपने जिस तरीके से इसके बारे में कहा है कि मैंने कैसे लिखी, क्यों लिखी, अब कैसे और क्यों में तो आप हो जी। क्योंकि आपको ध्यान हो कि 2019 में आपने ये कहा था कि एक पुस्तक लिखते हैं। फिर मैं वक्त के थपेड़ों में चला गया, आप अपनी दुनिया में खो गए। हालांकि उस समय कुछ लिखा, अपने लैपटॉप में कुछ छोटा मोटा जो ध्यान आता गया तो टाइप करता गया। गत दिनों फिर वो जैसे खंगालता ना अपना इतिहास, व्यक्ति देखता है कि मैं किस किस दौर से गुजरा हूँ, कहाँ कहाँ गुजरा हूँ। हालांकि मुझे लैपटॉप में ऐसी चीज़ें मिली कि वो खुद पे यकीन नहीं होता कि ये कुछ किया जा चुका है। तो ऐसे उसमें 5-7 पेजेस टाइप्ड पड़े थे। तो मुझे एकदम प्रवीण की याद आ गई। तो मैंने कहा नहीं, प्रवीण की इच्छा थी। हालांकि प्रवीण अब इस देश में तो नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा थी कि कैसे मन संचालन पर बुक लिखी जाए। तो मैंने एक बुक, आइडेंटिकली ये बुक उस तरह से नहीं है जो कॉपी बुक स्टाइल में लिखी जाती हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो अपने अनुभव से परे की बात होती है कि डेल कार्नी ये कहता है स्पीकिंग के बारे में, वो ये कहता है, वो ये कहता है। मैं उसकी तरफ, उस दौर में या उसकी तरफ जाने के बजाय मैं खुद क्या सोचता हूँ, मैंने किन किन समस्याओं का भी सामना किया, कहाँ कहाँ मुझे मोर देन डिजर्व भी मिला, जितना मुझे चाहिए था उससे अधिक भी मिला, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। क्योंकि अनुभव सिखाते हैं कि किसी भी समस्या से कैसे जूझा जाता है। जी। कई बार आप तो वाक्य वहाँ पे काम नहीं करते, आपका स्वयं का विवेक काम करता है। जी। तो ऐसी स्थितियाँ फिर वो जैसे मैं टाइप करता चला गया तो दिमाग में आती गई, कुछ कुछ वो रील की तरह घूमता। सर, इस पुस्तक को लिखने के पीछे जो उद्देश्य रहे हैं वो उसमें सबसे मुख्य है आपका मंच संचालन का अनुभव है, जैसा आपने बताया। जी। क्या अनुभव है, कब से कर रहे हैं आप ये? मैं वैसे तो देखिए कॉलेज टाइम में भी थोड़ा बहुत करते रहे, स्कूल के टाइम में भी करते रहे। लेकिन हुआ क्या कि वो स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में नाटक ज़्यादा करते थे जी। और जब इसमें सर्विसेज में आ गए तब नाटक करना पॉसिबल नहीं था जी। तो समय का अभाव था, कुछ मेरा पेशा ऐसा था, डॉक्टर था, तो पेशेंट्स के प्रति ज़्यादा जिम्मेवारी बनती थी। तो फिर हुआ कि एकल क्या किया जाए कि जिसमें किसी की ज़रूरत ना पड़े और समय भी प्रैक्टिस भी ना करनी पड़े। तो एक ख्याल आया कि मंच संचालन कर सकते हैं। तो ऐसे बस वो शुरू हो गया। तो 96 से ज़्यादा शुरू हुआ जी, और फिर वो चलता ही अब तक चल रहा है। आंकड़ों की बात करें तो लगभग कितने कार्यक्रम? 1500 से अधिक जो आपने गिने के हिसाब से आपको अंदाज़ा है लगभग? अंदाज़ा है मुझे वो 1500 से ऊपर ही है जी। वो डिफरेंट स्टेट्स का मिला के, हिमाचल में भी किया, JNK में भी किया, पंजाब में किया जी, हरियाणा में किया। तो ये सारा वो मतलब गेटी थिएटर से लेके और कुरुक्षेत्र के और उत्तराखंड तक आप गए हैं। मंच संचालन में आपने किन किन तरह के कार्यक्रमों को किया है? क्योंकि इस पुस्तक में आपने वो सब बताया तो है कि आपने राजनीतिक भी किए हैं या प्रशासनिक किए हैं। जी, राजनीतिक किए हैं, जातीय सम्मेलन किए हैं, धार्मिक किए हैं, रस्म क्रियाएं भी अपने आप में एक अलग से मंच है जी। क्योंकि मैं 2 साल पहले मुझे याद है कि मैं कहीं रस्म पगड़ी में किसी ने बुलाया जी मंच के लिए। तो वो व्यक्ति मुझे बाद में एक वहाँ से निकल के आए, वो कहने लगे कि ऐसा लगता है कि रस्म पगड़ी भी सजानी पड़ती है जी। जो मंच संचालक उसमें एक संवेदना, एक भाव वो भरता है। नहीं तो लोग बाहर से सिगरेट पी के आते हैं, बिल्कुल टाइम पे आते हैं, अंदर बैठते हैं और बैठ के वो खत्म होने का इंतजार करते हैं कि पंडित जी कब गरुड़ पुराण को पूरा करें और हम यहाँ से निकल दौड़ जाएं। जी, ठीक है। तो यहाँ तक सीमित होता है। लेकिन आपने ये दिखाया कि रस्म पगड़ी में मंच संचालन एक हिस्सा बन सकता है, वो जो शुरू से आखिर तक व्यक्ति को उस भाव में भिगो दे।
तो वो जी, इस वो तरह एक से सारथी की तरह है, एक धुरी की तरह है पूरे। आप स्कूल के कार्यक्रम भी किए, राजभवन में किए, जी, बहुत सारे मतलब इस तरह आपका कोई चुनिंदा विधा इनमें से आपको क्या लगता है कौन सी इस तरह के कार्यक्रम है जिनमें आपको पूरा आनंद आया? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि पूरा आनंद की जहाँ तक बात है, और मतलब एकमात्र आनंद कहूँ, वो मुझे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम करते हुए आया। जी, क्योंकि उसमें देखिए, कोई भी इंसान है, आप हैं, मैं हूँ, केशव है, कोई भी है, तो हमारा भीतर तक जो है जी, वो राष्ट्र के प्रति तो समर्पित रहता है, जी, अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित रहता है। तो वहाँ पे उसके प्रति जो भाव हैं वो स्वाभाविक रूप से निकल के आते हैं, और वो जब निकल के आते हैं तो मन प्रफुल्लित होता है कि मैं अपने राष्ट्र के प्रति मेरे जो भाव हैं उनको अभिव्यक्त कर पा रहा हूँ। एक ये एक बात जब आप ये कहते हैं कि इसमें राष्ट्र के प्रति भक्ति की भी बात है, ये पुस्तक एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन इसमें आपने अनुभवों के आधार पर ये लिखा है कि कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए और कौन सी करनी चाहिए। बिल्कुल। मन संचालन, और मन संचालन आपको क्या लगता है ये एक व्यवसाय के रूप में है अभी, या एक शौक की तरह ही किया जा सकता है? अभी व्यवसाय के रूप में नहीं, देखिए सब कुछ कॉमर्शियलाइज तो वैसे हो गया है। वास्तव में क्या होता है कि जब हम अपने आप को कितना हाईलाइट कर पाते हैं, अपने प्रति कितनी डिमांड पैदा कर सकते हैं जी, कि अगर आप डिमांड में आ जाते हैं तो आप कमर्शियल भी हो सकते हैं जी, लेकिन अगर आप उसको, जैसे मैं रहा तो मेरा कहीं कॉमर्शियल एस्पेक्ट नहीं रहा, जी, मुझे कहीं से ये नहीं लगा कि मैं डिमांड में आऊँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर रहा कि प्रोग्राम का जो आयोजक है, ऑर्गेनाइजर है, और जो वो प्रोग्राम है वो हाईलाइट जरूर हो जाए। जी, लोगों को ये ना लगे कि ये आयोजन बेकार का था, या ये आयोजक ने अपने लिए किया, मेरा उसमें कोई भूमिका नहीं थी, मैं दर्शक था, बस ठीक है, मुझे यार उसको खुश करने के लिए गया था, वहाँ बैठ के मैं आके बात करती हूँ, तो ये तक ना हो। तो व्यवसायिक रूप से भी इसको अपनाया जा सकता है, लेकिन आजकल थोड़ा सा क्या हो गया है कि रेडियो जॉकी, हाँ, रेडियो और ये इस तरह की चीज़ें, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। आप ये जो हेलो गाइज कल्चर है आजकल का, चाहे वो पॉडकास्ट में हो चाहे यूट्यूब में हो, आप वैसा कुछ सोचते हैं कि वैसा अच्छा है करना, या आपको लगता है कि वो नहीं किया जाए और वही स्टैंडर्ड जो हमारा अमीन सयानी और डॉक्टर मोहित गुप्ता स्टैंडर्ड है अनाउंसमेंट का, आप वो कैसे भेद करते हैं उसमें? नहीं, वो देखिए, जहाँ तक इसकी बात है ना, क्रिटिसाइज किसी को नहीं किया जी, जा सकता। इसका एक अलग मज़ा है, जो आज के बच्चे कर रहे हैं उसका एक अलग मज़ा है, जो पहले जो करते थे उसका एक अलग मज़ा था। जी, वो एक उस समय की सांस्कृतिक जो ज़रूरतें थी, सांस्कृतिक दिमागी ज़रूरतें थी, वो उनको तो पूरा कर रही थी। जो अब की पीढ़ी की सांस्कृतिक दिमागी ज़रूरतें हैं वो उसी लिहाज से अब प्रस्तुत किया जा रहा है। मतलब सकारात्मकता जो है वो आपके साथ चलती है कि अगर पहले जो चाहिए था वो तब था, ये अब है। पुस्तक तो क्योंकि जो हमारे साथ ही पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे भी ज़रूर, और इसे वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये तो हम बताने वाले हैं हमारी बातचीत के अंत में भी। आपसे अनुभवों की बात जो हम कर रहे हैं, एक छोटी सी बात जो इस पुस्तक में मैंने अंडरलाइन करके रखी, आपने ये कहा, एक वो किस्सा है बड़ा, हालांकि इसमें बहुत सारे रोचक किस्से हैं, वो चाहे अफसरों को जवाब दे देना हो कि उन्होंने कुछ बात कही, जैसे एक छोटा सा किस्सा है कि आप गए तो वेशभूषा के बारे में बात हुई, ड्रेस के बारे में बात हुई, तो आपने ये कह दिया बड़े इत्तेफाक से कि ऐसा करते हैं कि आप मुझे खरीद के दे दीजिए, मैं वो पहन लेता हूँ, और फिर वो हंस पड़े और उन्होंने ये कहा कि इसी तरह से मैंने ये कहा कि या तो देख लीजिए जिसकी वेशभूषा आपको अच्छी लगती है जी, आप उससे मन संचालन करा लें जी, या फिर ये है कि जो वेशभूषा आपको अच्छी लगती है आप मुझे वो दे दें। तो हाँ, नहीं, ये खूबसूरत किस्सा रहा है सर। इस पुस्तक का एक स्ट्रक्चर है, एक फॉर्मेट है, चाहे ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं है, मगर जब मैंने पढ़ा इसमें तो इसमें आप अपने सफ़र से लेके और कुछ सूत्र देने तक की बात करते हैं। यदि आप हमें देखने सुनने वालों को हमें ये बताएं कि इस पुस्तक का क्या वो स्ट्रक्चर है, क्या वो ढांचा है, हमें बड़ी मदद मिलेगी। प्रवीण जी, मैंने ना 5 अध्याय रखे हैं जी। सबसे पहला तो रखा है सफ़र। सफ़र वो ये है कि मैं कैसे मन संचालक बना जी, उस सफ़र का एक छोटा सा वो इसलिए ज़रूरी मैंने समझा कि कई बार आदमी बाई चांस भी बन जाता है, कई बार आदमी की इच्छा नहीं होती लेकिन कुछ करना चाहता है जी, उसके लिए ऑप्शंस कैसे आती हैं जी, और किस तरह से अपॉर्चुनिटीज खुद भी आपके यहाँ आके दस्तक दे देती हैं। बात यह है कि आप उस दस्तक पे दरवाज़ा खोलते हैं या नहीं खोलते हैं आपके ऊपर है जी, लेकिन दस्तक दे सकती है कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी। तो वो तो ये अनुभव ये कि मेरे साथ क्या क्या गुजरा जी, कई जगह अपमान के घूंट भी सहने पड़े, कई जगह बहुत अच्छा भी लगा,
लेकिन अपमान के जो घूंट है वो रास्ते को अगर रोक दें तब हम बेवकूफ़ के इंसान हैं। जी फिर इसका मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अच्छे स्टूडेंट भी नहीं बन सकते, जी अच्छे साइंटिस्ट भी नहीं बन सकते, मन संचालक नहीं बन सकते, अच्छे एक्टर नहीं बन सकते, अच्छे अध्यापक नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसा हर व्यक्ति के जीवन में आता है कि जब उसको हतोत्साहित करने के बहुत सारे कारण दरपेश होते हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे उन कारणों से हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, लेकिन बहुत सारे उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, चाहे वो कछुए की चाल से बढ़े। जी तो वो अनुभव जो है वो उस तरह से है। फिर उसमें क्या कि मन संचालक क्या है, क्यों है और कैसे है। जी तो तीसरा अध्याय हमने ये रखा है। और चौथा अध्याय इसमें मैंने एक चीज़ रखी, आपने अगर पुस्तक को थोड़ा सा देखा होगा कि इसमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। बेसिकली मन संचालन क्या है, उसकी पहली पंक्ति में मैंने लिखा है कि अल्फाज, आवाज़ और अंदाज, ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं मन संचालन। अगर मुझे कोई केस में मैं क्रम क्या दूं, निसंदेह क्रम उसमें रहेगा। सबसे पहले तो आपके पास अंदाज होना चाहिए, जी उसके बाद आपके पास अल्फाज होने चाहिए, आवाज़ तीसरे नंबर पे आती है। जी किसी की आवाज़ पतली होती है तो क्या वो मन संचालक नहीं हो सकता? किसी की आवाज़ बहुत भारी होती है, क्या वही मन संचालक हो सकता है या वो नहीं हो सकता? अमिताभ बच्चन एक बार रिजेक्ट हुए थे, ये ये किस्सा है कि वो रेडियो से रिजेक्ट कर दिए गए थे। रेडियो से रिजेक्ट कर दिए गए थे कि आपकी आवाज़ बहुत भारी है, लेकिन उसी आवाज़ ने आप देखिए लोग मिमिक्री करते हैं और तो मतलब ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसमें हमने ये चीज़ को लिया। फिर उसके बाद लिया आवश्यक सूत्र। जी आवश्यक सूत्रों में मैंने जैसे आपके पहले तो एक कि क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, मंच पे जाते समय क्या करना चाहिए, मंच पे जाने के बाद क्या करना चाहिए, और उसके लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए। जी फिर मैंने अलग अलग उसके वो लिए कि धार्मिक कार्यक्रम है तो क्या सूत्र रहने चाहिए, राजनीति के तो क्या रहने चाहिए, जातीय मंच है तो क्या रहने चाहिए, प्रशासनिक है तो क्या रहने चाहिए, स्कूल के एनुअल डेज हैं तो उसमें क्या रहना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ली हैं। फिर हमने सांस्कृतिक उसमें विभिन्न विधाओं के बारे में भी उसको टच किया है जी कि हमारे देश में, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ तो विशेषताएं ही विशेषताएं हैं, आप कहीं भी चले जाएं। लेकिन मूल से मैंने एक चीज़ देखी प्रवीण जी कि हम चले जाएं चाहे असम, हम चले जाएं उड़ीसा और या हम पहुंच जाए राजस्थान जी, अगर किसी की कमर का झोल आता है तो वैसे ही वहाँ आता है, वैसे ही यहाँ आता है। जी जैसे एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पूरी दुनिया में हंसा एक ही तरीके से जाता है, रोया एक ही तरीके से जाता है। जी जी ठीक है ना। ऐसी डांस की फॉर्म्स के नाम तो अलग हैं, कुछ स्टेप्स भी अलग हैं, लेकिन शरीर की जो लचक है, शरीर के जो मोड़ तोड़ है वो एक जैसे हैं। जी तो ये अनेकता में एकता है जी, तो उसका भी हमने जिक्र किया है। बिल्कुल। फिर लास्ट का अध्याय मैंने लिया कुछ काव्यात्मक सूत्र। बहुत सारे लोगों का एक ना मेरे पास बड़े फोन आते हैं कि जो मुझे इस तरह के कार्यक्रम करने हैं तो मैं वहाँ क्या शेर बोलूँ। हाँ जी, मैं बल्कि कई बार हैरान हो जाता हूँ कि ऐसा तो मैं तो कभी लिख के भी नहीं लेके जाता कि शेर क्या बोला जाए। तो इसके लिए एक किस तरह से आप उनको दिमाग में लाएं, जहन में लेके आएं, आपने एक कलेक्शन, उसका एक कलेक्शन भी दिया है आपने। मगर हमें ये लगता है कि जब ये जैसे आखिरी पेज पे पेज नंबर 80 लिखा है तो ये लगता है कि ये 800 भी हो सकते थे। तो इसको इतना छोटा रखने का क्या कारण है? छोटा रखने का कारण है, आपने एक बात देखी हो कि आजकल फिल्में भी 3 घंटे की नहीं बनती जी। वो जी, 2.5 पे आई, 2.5 से 2 पे रील्स और शॉर्ट्स का ज़माना है, फिर 1.25 घंटे पे आके फिर 1 घंटे पे भी आती है। जी जी। और जितनी वो छोटी होती जाती है इतना, क्योंकि व्यक्ति चाहे उसके पास काम है या नहीं है, लेकिन कम से कम समय उसके पास नहीं है जी। काम से समय का कोई, हालांकि जिसके पास समय जिसको निकालना होता है वो निकालता भी है जी। लेकिन तो मैंने छोटा इसलिए रखा कि सूत्रात्मक रूप से उसको रखा जाए और कम समय लगे जी पाठक का। जी, कि व्यक्ति जाते यार मैं धार्मिक कार्यक्रम करने जा रहा हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें तैयारी कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से, वो शॉर्ट में उसका लिख दिया। बिल्कुल निसंदेह आपकी बात सच है कि इसको बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे 100-150 अगर शेर है तो उसको 500 भी किया जा सकता था, क्योंकि मेरे पास अपनी जो कलेक्शन है वो लगभग 7 से 8 हज़ार शेरों की है जी। तो वो सभी भी डाले जा सकते थे। लेकिन ये आदमी के विवेक पे है। अब बहुत सारे अगर मैंने इसमें वो भी दिया है, टच उस बात को भी किया है कि आपका खुद का पढ़ने का, खुद की रुचि आपकी कितनी है।
आप जितना पढ़ते हैं उतनी ज़्यादा आप फिर खुद भी वहाँ पे 2 पंक्तियाँ बनानी शुरू कर देते हैं। जी। क्योंकि आज मुझे कोई कहे कि मैं कहीं जाऊं और किसी और का शेर पढूं, तो मुझे ज़रूरत नहीं, मैं वहीं अपना बना के बोल सकता हाँ, हूं। क्योंकि आपकी और पुस्तकें भी हैं, आपने कविताएं और कहानियां सब में लिखा है। जी। तो वो आप खुद भी आप वहाँ जो तुकबंदी करनी है, तुकांत करनी है, बिना रदीफ काफिये के भी बोलनी है। और कई बार क्या होता है कि हम गद्य को भी बिल्कुल पद्य की तरह बोलते हैं। उसका भी मैंने एक व्यक्ति का यहाँ पे जिक्र किया है, मुरली मनोहर मंजुल जी जी। वो जब क्रिकेट की कमेंट्री करते थे ना, कमेंट्री तो गद्य में होनी है, लेकिन आपको ये लगता था जैसे वो पद्य में है, कोई दोहे सुना रहे हैं। इस तरीके से वो करते थे। अभी हाल ही में T20 मैचेस की श्रृंखला हुई अफगानिस्तान के साथ जी। उसमें बहुत सारे कमेंटेटर्स हैं, सभी अच्छा बोलते हैं। आकाश चोपड़ा एक कमेंटेटर है, जन्नत नाम का एक बॉलर अफगानिस्तान का, वो बॉल कर रहा है और उसकी बहुत पिटाई हो रही है, बहुत रन्स बन रहे हैं। ठीक है। तो वो एकदम अचानक सेंटेंस बोलते हैं कि जन्नत को तो अब जहन्नुम नजर आ रहा होगा। अब कमेंटेटर वहाँ और भी हैं जी, लेकिन वो कहाँ से सिंबॉलिक रूप से कहाँ से उस नाम जन्नत को उठा के और जहन्नुम से उसके साथ उसको जोड़ रहे हैं। ये विशेषता होती है व्यक्ति की। और ये कोई घर से स्क्रिप्ट तो लिख के नहीं लेके गए, वो मौके पे उनको जो आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका रहता है, कितना आप उसको पढ़ते हैं, कितना उसमें कार्यक्रम में डूबते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी है। आपके हिसाब से, आपके अनुसार, हालांकि ये पुस्तक हमें पता है कि सबके लिए है, क्योंकि मंच संचालन आपको कहीं पर भी करना पड़ सकता है, वो घर की बर्थडे पार्टी से लेके वो रस्म क्रिया तक भी, क्योंकि वो एक सेरेमोनियल वो भी अवसर होता है और उसमें लोग बोलते हैं, अपने भाव व्यक्त करते हैं। वहाँ से लेके आप 4 दोस्त बैठे हैं, उनके बीच में भी कई बार आप एक डिस्कशन को लीड करना चाहो तो शायद वो भी एक संचालन की तरह होता है। ये पुस्तक किन किन के लिए है आपके हिसाब से, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं, तो जब आप वो 5 मिनट अपने लिए करते हैं यूट्यूब पे, तो आप वो सबको सौंपते हैं कि किन किन के लिए ये बूटी ज़रूरी है। तो ये जो बूटी है, ये जो पुस्तक है, एक साधना के रूप में आप प्रस्तुत कर रहे हैं, किन किन के काम आने वाली है आपके अनुसार? मैं ऐसा मानता हूँ कि जो इस क्षेत्र में उतरना चाहते हैं जी, उनको बेसिक, जैसे कखा की पुस्तक होती है या अल्फ़ाबेट हम सिखाते हैं, तो ये अल्फ़ाबेट है एक किस्म से। ठीक है जी। तो वो नए लोग या फिर वो नए लोग जब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, मैं अगर ये कहूँ कि 10 स्टेप हों मन संचालन के, तो आपके पहले 5 स्टेप ये कवर कर जाती है। उसके 5 बड़े जो स्टेप हैं वो आपको खुद लिखने होते हैं, खुद चढ़ने होते हैं जी। मतलब हम एक उंगली पकड़ के बच्चे को 5 स्टेप चढ़ा देते हैं, उसे अगले 5 स्टेप वो खुद चढ़ने की कोशिश करता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 10वें स्टेप पे ले जा रहा हूँ जी, लेकिन मैं सिर्फ 5 स्टेप तक ले जा रहा हूँ। डॉक्टर मोहित गुप्ता ने अपने अनुभव बताए। अनुभवों की कोई सीमा भी नहीं होती है, कीमत भी नहीं होती है, परंतु हमारे लिए ये बहुमूल्य पुस्तक हमारे पास पहुंच चुकी है, मेरे हाथों में है, केशव के पास है। 26 जनवरी के बाद आप इसे प्राप्त करने के लिए क्या करने वाले हैं? आप एक कोशिश करने वाले हैं, जो डिटेल्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, आप इस पर एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और आपके पास ये पुस्तक पहुंचने की कवायद, कोशिश, प्रयास शुरू हो जाएंगे। आपका स्वागत है मंच संचालन की इस साधना में डॉक्टर मोहित गुप्ता के साथ। धन्यवाद।